हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आप लोगों को पता है कि जो पिछला वाला सेशन हमने कंप्लीट किया वहां पे एसी सर्किट के बारे में हमने बात किया और वहां पे हमने बताया कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम हो तो वहां पे सुपर पोजिशन लगा सकते हो, नोडल लगा सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो वहां पे आप नोडल लगाओगे या सुपर पोजिशन लगाओगे। इतना डिस्कस हमने पिछले वाले सेशन में कर लिया था पार्ट 1 में। आज जो है एसी सर्किट का पार्ट 2 है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के अंदर। आप गेट ले लो, ईएससी ले लो, बार्क ले लो, इसरो ले लो, सभी में अगर एसी सर्किट से क्वेश्चन आता है तो वो फेजर से आता है। तो फेजर का बहुत बड़ा रोल है। 99% पॉसिबिलिटी है अगर एसी सर्किट से क्वेश्चन आया तो फेजर से आएगा। अगर आपको फेजर समझ में आएगा तो आपको रेजोनेंस समझ में आएगा। अगर फेजर ही आपको समझ में नहीं आया तो रेजोनेंस भी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि जो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सीरीज सर्किट की बात करेंगे जहां पे रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, आरएल सर्किट होगा, आरसी सर्किट होगा, आरएलसी होगा। ये तो हो गया सीरीज सर्किट। जितना हम सीरीज सर्किट में बात करेंगे उतना ही हम पैरेलल सर्किट के अंदर बात करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा लेंगे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से डील कर पाओ। ओके, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है भाई, उसको ज्वाइन कर लो। अब उसको ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर हमारे को कुछ भी आपको क्वेश्चंस देने होंगे, नोट्स देने होंगे तो सब कुछ तो हम टेलीग्राम चैनल पे देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे अपडेट मिलेंगे। कब आपका लाइव सेशन होने वाला है, कब रिकॉर्डेड सेशन आने वाला है, कब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो सब कुछ आपका टेलीग्राम चैनल पे होने वाला है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे फेजर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फेजर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं फेजर क्या होता है कि आप एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जहां पे वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। उसे आप क्या करते हो, ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो, उसे ही आप क्या बोलते हो, फेजर। समझ में आया। जैसे कि यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, यहां पे देखो, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है विच रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ओके, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन द टाइम डोमेन। ओके, जैसे कि यहां पे मैं बात करूं, देखो आपके पास फेजर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। यहां पे देखो, ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री और ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री और ओमेगा टी इक्वल्स टू 270 डिग्री। ओके, वापिस ओमेगा टी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ आपका फेजर रोटेट कर रहा है। यहां पे वोल्टेज भी हो सकता है, यहां पे करंट भी हो सकता है। ओके, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रोटेट कर दिया। इस तरीके से आप फेजर रिप्रेजेंट करोगे। तो ठीक है, तो ये फेजर का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम सीरीज आरएल सर्किट की, सीरीज आरसी सर्किट की। तो देखो, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है, जो जो मैं चीजें बोलते जा रहा हूं ना उसको आप नोट करते जाना। ओके, देखो सबसे पहले बात होगी यहां पे सीरीज सर्किट। अगर सीरीज सर्किट की मैं बात करता हूं तो सीरीज सर्किट में हम सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट में जो बात होगी वो रजिस्टर की। ओके, अगर मैं रजिस्टर की मैं बात करना चाहूं यहां पे तो आप बोलोगे कि जेड ऑफ आर इक्वल्स टू आर। ओके, मतलब आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ओके, अगर मैं यहां पे वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोलूं आपसे तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप, आई आर। ओके, अगर इसी को आप पोलर में लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर एट एन एंगल ऑफ 0 और इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ओके, इतना आप लोगों को पता चल गया। अब देखो यहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर इसका वेव फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूं तो देखो यहां पे ये वोल्टेज का वेव फॉर्म मैंने बना दिया। देखो बोथ साइड मैंने, ध्यान देना, कम ज्यादा हो सकता है, बोथ साइड आपका मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, ये किसका वेव फॉर्म है, वोल्टेज का। ओके, अब देखो मैं यहां पे करंट का वेव फॉर्म बनाता हूं। ये करंट का वेव फॉर्म बना दिया। ओके, ये करंट का वेव फॉर्म। अब देखो वोल्टेज एंड करंट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। वोल्टेज एंड करंट दोनों की किस फेज में, सेम फेज में, इन फेज है कि नहीं।
ओके मतलब वोल्टेज एंड करंट दोनों किस फेज में, सेम फेज में, मतलब इनके बीच में वोल्टेज एंड करंट के बीच में एंगल है वो है 0 डिग्री। ओके अब आप बोलोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, इसका कम क्यों है? आप इसको ज्यादा ले लो, इसको कम कर लो या इक्वल कर लो, ये तो मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड आप कम ज्यादा ले सकते हो, वोल्टेज को ज्यादा ले सकते हो, करंट को ज्यादा ले सकते हो, या दोनों को सेम ले सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है। ओके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मैग्नीट्यूड को ज्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो। ओके तो देखो ध्यान देना है आपको कि वोल्टेज एंड करंट आपको सेम फेज में दिख रही है। ओके तो आप बोल लोगे कि यहां पे वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री। अगर मैं इसका फेजर रिप्रेजेंट करना चाहूं, अब फेजर रिप्रेजेंट में ध्यान से सुनना एक एक चीज, मैं क्या बोलना चाहता हूं। ओके सीरीज सर्किट की बात कर रहे हो तो सीरीज सर्किट में आपको पता है सीरीज में हर जगह पे करंट सेम होता है कि नहीं होता है? सीरीज में हर जगह पे करंट सेम होता है, बट पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जो सेम होता है ना उसी को रेफरेंस लिया जाता है। दोबारा फिर सुनो, जो सेम होता है उसी को रेफरेंस लिया जाता है। तो देखो कि यहां पे सीरीज के अंदर आपके पास करंट क्या होता है, सेम होता है, तो आप बोलोगे टेक रेफरेंस करंट। ओके करंट क्यों लिया? क्योंकि सीरीज में आपके पास करंट क्या होता है, सेम होता है, और पैरेलल की बात करूं तो वहां पे वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज वहां पे रेफरेंस होगा। ओके तो इतना आपको समझ में आ गया। अब फेजर रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले तो आप रेफरेंस ड्रॉ करो। ये आपने रेफरेंस ड्रॉ कर दिया। ओके अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपके पास वोल्टेज कहां पे होगा, ओके क्योंकि आपको पता चल गया कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में तो एंगल कितना है, 0, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि यहां पे कहीं पे वोल्टेज होगा। ओके V इक्वल्स टू क्या होगा, VR। अब आपको दिख रहा है कि यहां पे एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 0 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो देखो पावर फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, cos ऑफ फाई से, और पावर फैक्टर हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ओके यहां पे पावर फैक्टर, तो वो ये पावर फैक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके क्या लिखोगे आप, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसे तो आप पावर फैक्टर बोलते हो। तो यहां पे वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हो इक्वल टू cos ऑफ 0 डिग्री। ओके cos ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहां पे 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यूनिटी पावर फैक्टर। देखो बच्चा एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो समझ में आ गया कि प्योरली रेजिस्टेंस के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी। और सेकंड पॉइंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम। ये वोल्टेज कौन सा, रिजल्टेंट वोल्टेज। ओके तो यहां पे रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल टू V ऑफ R। तो मतलब समझ में आ गया आपको कि एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। ओके तो cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। ओके तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं हम इंडक्टर की। देखो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाना है आपको। सेकंड पॉइंट है आपके पास, सेकंड है आपके पास इंडक्टर। ओके अब देखो इंडक्टर को कैसे, जेड ऑफ एल इक्वल्स टू एक्स ऑफ एल, ओके इक्वल्स टू जे ओमेगा ऑफ एल रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा एल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लिख सकते हो ना। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पे वोल्टेज की, ओके तो आप लिख सकते हो V ऑफ एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, आई ओमेगा ऑफ एल मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके पिछले वाले केस में रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या था, VR मतलब रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। देखो यहां पे VL इक्वल्स टू आई ओमेगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके अब देखो अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करना चाहूंगा तो सबसे पहले तो आप वेवफॉर्म बता दो। ये वेवफॉर्म मैंने बता दी यहां पे। ओके ये वेवफॉर्म यहां पे बता दी। अब देखो कि यहां पे सबसे पहले ये वोल्टेज का वेवफॉर्म बता देता हूं। ये किसका वेवफॉर्म है, वोल्टेज का।
ओके, अब देखो कि जो आपके पास यहां पे जो करंट का वेवफॉर्म मैं बताने जा रहा हूं, करंट का वेवफॉर्म जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो। ये आपके पास करंट का वेवफॉर्म है, ये इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, अब देखो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये करंट का वेवफॉर्म है। तो आप बोलोगे कि सर मतलब करंट है वो थोड़ी बाद में चल रही है, मतलब लेट हो रही है, लेग मतलब लेट हो रही है। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेग मतलब समझ लो, समझने के लिए लेट स्टार्ट हो रही है। ओके, वोल्टेज यहां से स्टार्ट हुआ था लेकिन थोड़ी देर बाद आपके पास करंट स्टार्ट हुई, मतलब 90 डिग्री के बाद आपके पास करंट स्टार्ट हुई। ओके, अगर मैं यहां पे फेजर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यहां पे फेजर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कि आपके पास सबसे पहले रेफरेंस क्या लेना है। सबसे पहले रेफरेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, ये हो गया करंट, ये हो गया रेफरेंस। ओके, अब देखो यहां पे आपके पास इंडक्टर की बात की है। ओके, इंडक्टर में VL I ओमेगा L एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आप बोलोगे कि सर VL कहां पे होगा, यहां पे होगा 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। अगर आप ऐसे घूमते हो तो उसे लेग से रिप्रेजेंट करते हो, और ऐसे घूमते हो तो उसे लीड से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो यहां पे देखो VL इक्वल टू क्या होगा, आपके पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा इक्वल टू V। ओके, अब देखो अगर आप यहां से यू देखते हो, यहां से यू घूम रहे हो, तो आपको आई लेग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। करंट लेग V बाई 90 डिग्री, करंट लेग V बाई 90 डिग्री। आप उल्टा भी पढ़ सकते हो, वोल्टेज लीड I बाई 90 डिग्री, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो आप करंट लेग V मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज। ओके, करंट लेग V बाई 90 डिग्री। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, cos ऑफ फाई। ओके, cos ऑफ फाई और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। cos ऑफ 90 डिग्री, अब इसका वैल्यू कितना होता है आपके पास, जो भी आपके पास आएगा। अब देखो यहां पे हमारे को ये रिप्रेजेंट करना था कि यहां पे वो लेग हो रहा है या लीड हो रहा है। ओके, अब यहां पे पावर फैक्टर तो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि लेग हो रहा है। ओके, पावर फैक्टर क्या बोलोगे आप, लेगिंग पावर फैक्टर। ओके, क्या बोलोगे, लेगिंग पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर। ओके, मतलब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, मतलब आप बोल सकते हो कि करंट लेग V बाई 90 डिग्री। ओके, अब वो करंट आपके पास 90 डिग्री आपके पास यहां पे लेग कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया, इसके बारे में सभी लोगों को समझ में आया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके बाद बात करेंगे कैपेसिटर की। अब हम कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। देखो थर्ड है आपके पास कैपेसिटर C। ओके, अब देखो यहां पे Z ऑफ C इक्वल टू 1 अपॉन J ओमेगा ऑफ C। ओके, मतलब आप लिख सकते हो माइनस J अपॉन ओमेगा ऑफ C, मतलब 1 अपॉन ओमेगा ऑफ C एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री। ओके, अगर मैं VC की बात करूं तो आप बोलोगे कि I इंटू 1 अपॉन ओमेगा ऑफ C एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। ओके, अगर इसका वेव फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूं तो देखो जैसा पिछली बार किया था वेव फॉर्म, और यहां पे ये स्टार्ट हो चुकी है आपके पास वेव फॉर्म। ओके, ये हो गया आपके पास करंट का वेव फॉर्म, और इसके 90 डिग्री बाद क्या स्टार्ट हुआ, वोल्टेज का वेव फॉर्म। ओके, 90 डिग्री बाद किसका, वोल्टेज का। अब देखो सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ था, करंट, उसके बाद कौन हुआ, वोल्टेज। मतलब आपके पास करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है 90 डिग्री से। तो मतलब आप बोल सकते हो ना आई लीड V बाई 90 डिग्री।
ओके, अब देखो, अब यहां पे फेजर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो यहां पे फेजर आप रिप्रेजेंट करोगे तो सभी को लोगों को पता है कि टेक रेफरेंस, सबसे पहले क्या कंडीशन पता होना चाहिए, टेक रेफरेंस आई, तो ये ले लिया आपने रेफरेंस। ओके, अब देखो आपके पास यहां पे जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, ले कर रहा है ना, वोल्टेज तो ले कर रहा है बट करंट आपकी लीड कर रही है। मैंने बोला ना, आप ऐसे पढ़ोगे तो आप लेग बोल सकते हो, ऐसे पढ़ोगे तो आप लीड बोल सकते हो। ओके, अब देखो यहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये आपके पास वोल्टेज इक्वल टू वी ऑफ सी और यहां पे 90 डिग्री। ओके, अब देखो आपके पास अगर आप ऐसे रीड कर रहे हो, इसको ऐसे रीड कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई लीड वी बाई 90 डिग्री। और अगर ऐसे रीड कर रहे हो, आप ऐसे रीड कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, वी लेग आई बाई 90 डिग्री। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, तो आप लिख सकते हो कि पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos ऑफ फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन V एंड I। ओके, तो आप बोल सकते हो आई लीड V बाई 90 डिग्री। ओके, तो सभी लोगों को पता चल गया कि यहां पे जो आएगा वो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो एक एक पॉइंट। सबसे पहले हमने रजिस्टर के बारे में बात किया, रजिस्टर में मैंने बोला कि यहां पे आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर आएगा। इंडक्टर के बारे में बात किया तो इंडक्टर में बताया लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, और अगर कैपेसिटर में बताया तो कैपेसिटर में बोला कि लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, क्योंकि आपके पास करंट लीड करेगा वी से 90 डिग्री। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास V ले कर रहा है आई से, ये भी करना आपका सही है, लेकिन जो पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। यहां से भी आपको दिख रहा है क्योंकि जो वोल्टेज है वो बाद में स्टार्ट हुआ है, करंट पहले स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे पास से आपके पास रजिस्टर की बात हो गई, कैपेसिटर की बात हो गई, इंडक्टर की बात होगी। अब हम सीरीज में RL की बात करेंगे और RC की बात करेंगे और RLC की बात करेंगे। देखो अब हेडिंग डालो, सीरीज RL सर्किट। ओके, सीरीज RL सर्किट के बारे में हम बात करेंगे तो देखो ये आपके पास नेटवर्क है और ये आपके पास इंडक्टर है। ये वोल्टेज है। ओके, नेटवर्क क्या है आपका, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, नेटवर्क इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, दिस इज इंडक्टर। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पे करंट जो फ्लो रहा है वो I है, तो आप बोल दोगे कि वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, और आप अगर इंडक्टर के बारे में बात करोगे तो वी एल इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आई इंटू एक्स ऑफ एल, मतलब आई इंटू जे ओमेगा ऑफ एल। ओके, अगर मैं रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करूं तो रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल टू क्या लिख दोगे, वी आर प्लस वी ऑफ एल। ओके, रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल टू वी आर प्लस वी ऑफ एल। ओके, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो आप लिख दोगे v इक्वल टू रूट ऑफ क्या लिखोगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसका फेजर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो फेजर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो फेजर सबसे पहले क्या लेना है आपको, टेक रेफरेंस आई, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो आपने ये रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस आई। ओके, अब देखो आपके पास इस जो आपके पास रजिस्टर है इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है आपके पास, वी आर, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो है वी एल। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे जो होगा वो क्या होगा, वी ऑफ आर। ओके, और देखो यहां से आपके पास, आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर क्या होता है, लेगिंग पावर फैक्टर होता है, मतलब जो आपके पास करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है इंडक्टर के अंदर। ओके, तो देखो कि आपके पास जब आप फेजर ड्रॉ करना चाहोगे तो आपके पास ये आपके पास इंडक्टर होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ओमेगा एल होगा कि नहीं होगा। ओके,
अब देखो, आप रिजल्टेंट वोल्टेज अगर यहां पे बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि सर जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा यही तो आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ना, दिस इज रिजल्टेंट वोल्टेज। ओके, अब इस वी और आर, वी आर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? फाई। ओके, समझ में आ गया इतना? तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रही है? लेग कर रही है। करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रही है? लेग कर रही है, क्योंकि ऐसे आप रीड करते हो तो उसे लेग बोलते हो, और ऐसे जब आप रीड करते हो तो उसे आप लीड बोलते हो। ओके, करंट से ही आपको ये सारी चीजें देखना है कि कौन लेग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। तो सिर्फ करंट को सबसे पहले पकड़ना है कि करंट क्या कर रही है वोल्टेज से। ओके, रिजल्टेंट वोल्टेज से करंट क्या कर रही है। तो आपको पता चल गया कि आपके पास करंट लेग कर रही है वोल्टेज से, तो मतलब आर एल आपके पास सर्किट होगा तो उसमें भी आपके पास लेगिंग पावर फैक्टर आएगा। लेकिन आपको पता है कि जो प्योरली रजिस्टर था उसके अंदर यूनिटी पावर फैक्टर था, बट अगर आर एल सर्किट होगा तो उसमें आपके पास जो पावर फैक्टर आएगा वो लेगिंग पावर फैक्टर आएगा। ओके, तो आप लिख सकते हो पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos of phi, okay, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड I, ओके, एंगल बिटवीन यहां पे लिख दो अच्छे से, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड I, वोल्टेज एंड I। ओके, तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड I लिख दिया यहां पे। अब देखो कि यहां पे जो आपके पास है करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है? 90 डिग्री लेग कर रहा है। ओके, यहां पे 90 डिग्री तो नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहां पे आपके पास फाई है, तो आप लिख सकते हो करंट लेग V बाई 5 डिग्री। ओके, मतलब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर जो आएगा किस नेचर का आएगा? आप बोलोगे कि लेगिंग आएगा। अब पावर फैक्टर का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? अगर आपको cos ऑफ फाई निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि cos ऑफ फाई, इस जो ये आपके पास ट्राइंगल बना है उससे कैसे बनाओगे? आप बोलोगे कि आपके पास वी आर बाई वी आपके पास इस तरीके से आप पावर फैक्टर निकाल लोगे। ये क्या है? पावर फैक्टर। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं कि आपने पावर फैक्टर तो निकालना है, अगर 10 ऑफ 5 की बात करूं तो आप 10 ऑफ 5 भी निकाल लोगे। 10 ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? आप बोलोगे VL बाई VR। ओके, जो 10 ऑफ 5 है, जो यहां पे जो एंगल आएगा उसे आप बोलोगे इंपेडेंस एंगल भी बोल सकते हो या आप एडमिटेंस एंगल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक तो इंपेडेंस एंगल या एडमिटेंस एंगल। ओके, इतनी सारी चीजें समझ में आएगी। अब आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट दिस इज, सेकेंड पॉइंट पावर फैक्टर, एंगल बिटवीन एंड 10 ऑफ 5। ओके, एंड ट्राइंगल आपका बन चुका है। अब आपको ये फेजर जो आपको पास ये बनाया है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर ये आपने ये ध्यान में नहीं रखा ना तो बहुत ज्यादा आपकी गलतियां होगी, और आपसे अगर गलतियां होने एक बार स्टार्ट हो गई ना तो आपको ना तो फेजर समझ में आएगा ना क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, अगर मैं सीरीज और पैरेलल को दोनों को साथ में ले चलूं तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ओके, तो यहां पे अगर मैं सीरीज आरएल सर्किट की बात कर रहा था, ओके, उसके बारे में आपने फेजर देख लिया है। ओके, अगर मैं यहीं पे पैरेलल आरएल सर्किट की बात करूं तो देखो, ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट कर लेना। सबसे पहले मैं इधर वाला किसी को भी रफ नहीं करने वाला हूं। ओके, क्योंकि आपको यही जो दोनों में जो आपके पास क्या क्या चीजें सिमिलरिटी है, क्या क्या चीजें नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मैं पैरेलल को भी साथ में लेके चलता हूं। देखो, इधर वाला मैं आपके पास रफ कर देता हूं। ओके, ध्यान में रखना, एक एक चीज आपको ध्यान से सुनना है। ओके, देखो, अगर मैं यहां पे ही आपके पास पैरेलल आरएल सर्किट, ओके, हेडिंग डाल लेना पैरेलल आरएल सर्किट। ओके, पैरेलल आरएल सर्किट के अंदर दिस इज करंट सोर्स, ये आपके पास R और ये आपके पास L।
ओके, आई आर के अंदर जो इसके अंदर जो करंट जाएगी वो आई आर, और इसके अंदर जो करंट जाएगी वो आई एल, मतलब ये दिस इज इंडक्टर, दिस इज टोटल करंट। ओके, तो आप लिख सकते हो कि आपको पता है कि हर जगह पे वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, होगा कि नहीं होगा? हर जगह पे वोल्टेज आपके पास पैरेलल में सेम रहेगा। ओके, तो मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ पे अगर हम फेजर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रेफरेंस क्या लेना पड़ेगा? वोल्टेज लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो कि यहां पे आप लिख सकते हो कि आपके पास जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा? आई आर का मैग्नीट्यूड प्लस एल का मैग्नीट्यूड। ओके, मतलब आप यहां पे आई इक्वल्स टू रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। ओके, आई एल का स्क्वायर। ओके, अब देखो अगर आप यहां पे फेजर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, देखो सारी कंडीशन वैसे रहेगी। ओके, अब आप यहां पे फेजर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो फेजर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो उस फेजर में और इस आपके पैरेलल के फेजर में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि क्या क्या डिफरेंस है फेजर में। ओके, तो देखो कि यहां पे आप सबसे पहले रेफरेंस क्या लोगे? टेक, आप बोलोगे कि सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो रेफरेंस क्या लेंगे? वोल्टेज। टेक रेफरेंस वोल्टेज। ओके, दिस इज वोल्टेज। ओके, ये हो गया आपके पास रेफरेंस। ओके, अब देखो कि यहां पे अब आप फेजर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको पता है कि आपके पास सबसे पहले आर और आई एल सर्किट है। ओके, और आई एल के बारे में आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैं यहां पे बता देता हूं। देखो अगर आई एल की मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि आई एल इक्वल्स टू वी अपॉन जेड ऑफ एल। ओके, वी अपॉन जे ओमेगा ऑफ एल। ओके, मतलब आप बोल सकते हो कि आई ऑफ एल इक्वल्स टू वी अपॉन ओमेगा ऑफ एल एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। ओके, और अगर आई ऑफ आर की मैं बात करूं तो आई ऑफ आर इक्वल्स टू वी अपॉन जेड ऑफ आर इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ओके, ये तो एट एन एंगल ऑफ क्या है? 0 डिग्री। ओके, अब देखो कि यहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे जो आपके पास इंडक्टर होगा, इस फेजर को यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो इस फेजर को यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो यहां पे आपने रेफरेंस क्या लिया? ये वोल्टेज, ये आपके पास रेफरेंस हो गया। ओके, अब ये देखो कि यहां पे आपके पास इंडक्टर जो करंट है, इंडक्टर जो करंट है वो कितना है? V अपॉन ओमेगा एल एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री। ध्यान से सुनो, V अपॉन ओमेगा एल एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री, और जो IR है वो आपके पास क्या है? एट एन एंगल ऑफ 0। ओके, मतलब आपको पता है कि जो आपके पास IR है यहां पे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वोल्टेज एंड रजिस्टर, एक तो वोल्टेज, ओके, जो आपका वोल्टेज होगा, एक आपके पास जो रेजिस्टेंस करंट होगी, दोनों की दोनों तो आपकी सेम फेज में होती है। ओके, अब देखो यहां पे आपके पास जो आपके पास आईएल बनाया वो कैसा होगा? दिस इज आईएल। हो गया ना? वोल्टेज से 90 डिग्री आपके पास यहां पे लेग कर रहा है। ओके, अगर रिजल्टेंट में यहां पे बताना चाहूंगा तो आप बोल दोगे दिस इज रिजल्टेंट 5। ओके, अब देखो कि आप बोलोगे कि सर ये भी आपके पास आरएल सर्किट है, ये भी आपके पास आरएल सर्किट था, वहां पे आपके पास इंडक्टर वोल्टेज आपके पास यहां पे ये था, बट यहां पे इंडक्टर करंट दोनों अपोजिट में आपको दिख रहा है। आपने इसको यहां पे प्रूव भी किया, आपने यहां पे आपकी कोई सी भी कंडीशन चेंज भी नहीं हो रही। मैंने बोला ना वहां पे करंट है वो लेग कर रहा है वोल्टेज से 9/5। ओके, 5 का वैल्यू कितना भी हो सकता है। ओके, आई लेग V/5। यहां पे भी तो देखो ना कि आपके पास जो ये करंट क्या है? ये आपकी रिजल्टेंट करंट। ओके, अब ये रिजल्टेंट करंट है तो ये तो आपके पास 90 डिग्री है, ये रिजल्टेंट करंट है, और ये आपके पास वोल्टेज है। ऐसे आप रीड करोगे तो आप बोलोगे कि करंट लेग V/5। ओके, तो आप लिख सकते हो करंट लेग V/5। ओके, यहां पे पावर फैक्टर क्या आएगा? आपके पास लेगिंग आएगा। सेम पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos ऑफ 5 इक्वल्स टू आई लेग V/5। ओके, तुम बोल सकते हो कि लेगिंग पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर, वहां पे भी क्या आएगा? लेगिंग पावर फैक्टर। यहां पे भी लिख सकते हो लेगिंग पावर फैक्टर। ओके,
अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि 10/5 का वैल्यू निकालो तो निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे 10/5 का वैल्यू निकाल दो, यहां पे बना रहा हूं। ओके, 10/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोल दोगे यहां पे IL डिवाइडेड बाई IR। ओके, यही क्या होगा आपके पास, इसी को आप क्या बोलते हो, इंपेडेंस एंगल या एडमिटेंस एंगल। ओके, जैसा वहां पे लिखा इंपेडेंस एंगल एंड एडमिटेंस एंगल। और यहां पे अगर मैं बात करूं कि cos ऑफ फाई कैसे निकालोगे, तो आप बोल दोगे cos ऑफ फाई इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, IR डिवाइडेड बाई IR डिवाइड बाई I, ये हो जाएगा आपके पास पावर फैक्टर। ठीक है, बस आपको फेजर ध्यान में देना था कि जो यहां पे फेजर होगा, यहां पे VL यहां पे होता है और वहां पे IL वहां पे होता है, कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। यहां पे रेफरेंस आपको वोल्टेज लेना पड़ता है, वहां पे रेफरेंस आपको करंट लेना पड़ता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहता है जबकि आपका सीरीज के अंदर करंट आपका सेम रहता है। तो इतना कंडीशन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब पैरेलल RL सर्किट मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं हम सीरीज RC सर्किट की और सीरीज एंड पैरेलल RC सर्किट की। ओके, देखो ये तो बना लिया ना सभी लोगों ने। फेजर का बहुत बड़ा रोल है देखो एग्जाम में। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे यहां पे। सबसे पहले सेकंड जो कंडीशन है, यहां पे टेबल बना देते हैं अपन बीच में। देखो बीच में एक टेबल बना देते हैं, इधर सीरीज चलता रहेगा, उधर पैरेलल चलता रहेगा। ओके, यहां पे लिख दो आप सीरीज RC सर्किट। ओके, और वहां पे लिख दो आप पैरेलल RC सर्किट। ओके, अब देखो सीरीज RC सर्किट आप जब बनाओगे तो कैसा आएगा, देखो ये बना दिया आपने, दिस इज R, दिस इज C। ओके, दिस इज C। ओके, अब देखो ये तो हो गया आपके पास सप्लाई वोल्टेज, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा वह VR, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा V ऑफ C, दिस इज I। ओके, अब देखो आपको पता है वापस वही कंडीशन आपको अप्लाई करना है, V ऑफ R इक्वल्स टू IR। ओके, और V ऑफ C इक्वल्स टू I अपॉन क्या लिख दोगे आप बोलोगे कि I अपॉन ओमेगा ऑफ C। ओके, मतलब डायरेक्टली ऐसे लिख दो J ओमेगा ऑफ C, मतलब I अपॉन ओमेगा ऑफ C एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री। ओके, और यहां पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज। अब देखो इसका फेजर ड्रॉ कर दो, कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपने रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस क्या लिया, करंट सेम होती है ना। ओके, यहाँ पे कहीं पे वोल्टेज होगा, VR होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज एंड जो वोल्टेज होता है VR और आपके पास I है वो सेम फेज में होता है। ओके, तो ये हो गया आपके पास VR। ओके, अब देखो यहां पे आपके पास VC की बात होगी। ओके, VC क्या है आपके पास, VR आपको यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, और आपके पास VC की बात होगी तो VC में देखो एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, मतलब आपका डाउनवर्ड है, मतलब आप यहां पे इसको ड्रॉ करोगे, दिस इज VC। ओके, ये आपके पास 90 डिग्री। अब देखो, अब इसका जो रिजल्टेंट आप बनाना चाहोगे, ये आपके पास ये रिजल्टेंट बन गया V, दिस इज 5। ओके, अब देखो आपके पास जो ये करंट है, रीड करने का तरीका आप सब लोगों को पता है, बार बार बता चुका हूं, दिस इज लीड, दिस इज लेग। ओके, अब यहां पे दिख रहा होगा आपको कि यहां पे करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री नहीं सॉरी 5 एंगल पे उसको लीड कर रही है। एंगल कितना भी हो सकता है, 90 फिक्स नहीं है कि 90 होगा। ओके, तो एंगल का वैल्यू कितना भी हो सकता है, इसलिए आपको यहां पे रीड क्या करोगे, जो आपके पास करंट है वो वोल्टेज से क्या लीड कर रही है, 5 एंगल पे लीड कर रही है। तो मतलब आपको पता चल गया कि यहां पे जो पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो पावर फैक्टर आता है वो कौन सा आता है।
ओके, प्योरली रजिस्टर के लिए यूनिटी आता है और प्योरली कैपेसिटर के लिए लीडिंग आता है, बट आरसी आ गया तो उस कंडीशन पे भी आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर ही आएगा। ओके, तो देखो यहां पे आपके पास आप बोलोगे कि पावर फैक्टर इक्वल टू cos ऑफ फाई, मतलब आप बोल दोगे, अगर इसके इस ट्राइंगल के थ्रू में बताना चाहूं तो आप क्या बोलोगे इसको, वी आर डिवाइड बाय वी। ओके, क्या हो जाएगा ये लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग, ध्यान से रखना ये। ओके, ये पावर फैक्टर हो गया। और अगर tan ऑफ फाई का मैं वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो tan ऑफ फाई इक्वल टू क्या कर दोगे आप, tan ऑफ फाई इक्वल टू क्या कर दोगे, वी सी डिवाइड बाय वी ऑफ आर। इसे आप क्या बोलते हो, इंपेडेंस एंगल, इंपेडेंस एंगल। ओके, और या एडमिटेंस एंगल। ओके, तो सारी कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई। एक कंडीशन तो आपको ये याद रखना है, एक कंडीशन पावर फैक्टर याद रखना है, थर्ड कंडीशन आपको फेजर आपको याद रखना है। ओके, अगर यही कंडीशन में बात करूं अगर पैरेलल की, तो पैरेलल में बात करेंगे तो देखो ये आपके पास करंट सोर्स, दिस इज आर, दिस इज एल, सॉरी सी। ओके, अब देखो यहां पे जो करंट फ्लो है वो आई है, तो इसके अंदर आई आर जाएगा और इसके अंदर आई ऑफ सी जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे टोटल करंट कितना आ रहा है, आई। ओके, मतलब टोटल करंट कितना है आपके पास, आई। मतलब यहां पे इसके बीच के यहां पे जो वोल्टेज होगा वो वी होगा और इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी वी होगा, क्योंकि पैरेलल में हर जगह पे वोल्टेज आपका सेम होता है। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो आप, यहां पे लिख सकते हो आप कि आपके पास जो आई आर होगा, आई आर इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब वी अपॉन आर एट एन एंगल ऑफ 0। ओके, अगर आई ऑफ सी की बात करोगे तो आप बोलोगे कि v अपॉन 1 अपॉन जे ओमेगा ऑफ सी, मतलब v जे वी ओमेगा ऑफ सी, मतलब आप लिख सकते हो ओमेगा ऑफ सी, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे आप तो ओमेगा सी वी एट एन एंगल ऑफ प्लस 90 डिग्री। ओके, दिस इज ये भी निकाल दिया आपने। ओके, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पे आपके पास टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट करंट की, तो आप लिखोगे आई आर प्लस आई ऑफ सी। ओके, मतलब आई इक्वल टू रूट ऑफ आई आर का स्क्वायर प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, आई सी का स्क्वायर। ओके, आई सी का स्क्वायर। अब यहां पे आप जब फेजर रिप्रेजेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फेजर रिप्रेजेंट कर लो। देखो फेजर, फेजर का नॉलेज हो ही गया होगा आपको, सारी कंडीशन मैंने बता दी। अब यहां पे रेफरेंस क्या लोगे, वोल्टेज। ओके, क्योंकि आपके पास पैरेलल में वोल्टेज ही सेम रहता है, ये आपने रेफरेंस ले लिया। ओके, आपके पास वोल्टेज रेफरेंस हो चुका है। अब देखो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आई आर कहां पे होगा, एट एन एंगल ऑफ 0, मतलब यहां पे होगा आपके पास आई आर, दिस इज आई आर। ओके, अब देखो आपके पास जो आई ऑफ सी होगा प्लस 90 डिग्री, मतलब यहां पे आपके पास आई ऑफ सी होगा। आई ऑफ सी होगा। ओके, दिस इज एंगल ऑफ फाई, दिस इज रिजल्टेंट एंगल ऑफ फाई। ओके, दिस इज आई। समझ में आ गया। अब देखो यहां पे जो आपके पास करंट है, यहां पे आपके पास वोल्टेज है, तो आप बोल सकते हो, आप ऐसे रीड करोगे तो आप बोलोगे कि लीडिंग, लीडिंग, और ऐसे रीड करोगे तो आपको पता चल गया कि आपके पास जो करंट है वो वोल्टेज से फाई एंगल पे लीड कर रही है, तो मतलब यहां पे जो पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग आएगा। ओके, तो यहां पे देखो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो पावर फैक्टर की आप बात करोगे यहां पे, तो पावर फैक्टर इक्वल टू cos ऑफ फाई। ओके, cos ऑफ फाई मतलब यहां पे क्या लिख सकते हो आप, आई आर बाई आई, मतलब लीडिंग। ओके, मतलब यहां पे जो पावर फैक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। इतना सभी लोगों को समझ में आया। और अगर tan ऑफ फाई निकालना चाहते हो तो, tan ऑफ फाई निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे tan ऑफ फाई इक्वल टू आई ऑफ सी, आई ऑफ आर।
यही क्या होता है आपके पास, इंपेडेंस एंगल, इंपेडेंस एंगल या एडमिटेंस एंगल। ओके, मतलब आप लोगों को पता चल गया कि यहां पे होगा जो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। अब देखो फेजर में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, वहां पे सीरीज में याद करो, यहां पे देखो सबसे पहले यहां पे वीसी यहां पे आया, इसके अपोजिट में आपके पास आईसी आया, आया कि नहीं आया? जब आपने आरएल पढ़ा था तो ऊपर आपके पास वीएल आया था और डाउनवर्ड में आपके पास क्या आया था, आई ऑफ एल आया था। ओके, तो ये चीजें याद रखना है कि सीरीज और पैरेलल में फेजर का कितना चेंजेस होता है। अगर ये चीजें आपको ध्यान हो गई ना तो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फेजर को मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। ओके, तो ये समझ में आपको सारी कंडीशंस। ओके, तो ये पैरेलल आपके पास आरसी भी हो गया, अब आरसी आपके पास सीरीज भी हो गया, अब बचा कौन सा, आरएलसी सर्किट। ओके, तो यहां पे देखो आरएलसी सर्किट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो अगर इतना आ गया ना तो आपको आरएलसी भी समझ में आ जाएगा। देखो इसकी जो बात करेंगे ना, सीरीज आरएल, आरसी और आर सर्किट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो, यहां पे बात करेंगे हम, थर्ड कौन सा हुआ आपके पास, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, अब इसको यहां पे एक ही हेडिंग डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। इस पूरे बोर्ड में सिर्फ सीरीज आपके पास आरएलसी सर्किट आएगा। नेक्स्ट में आप नेक्स्ट पार्ट में आपके पैरेलल आरएलसी सर्किट होगा। देखो अब आपको मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जितना मैंने आपको बताया उतना सभी लोगों को पता चल गया कि मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई है। ओके, अब सीरीज आरएलसी सर्किट है आपके पास, मतलब ये आपके पास आर एल और सी। ठीक है, आर एल और सी मतलब ये वोल्टेज। ओके, नेटवर्क इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, नेटवर्क इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, देखो इसके अक्रॉस के अगर वोल्टेज की मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि वी आर, इसके अक्रॉस के वोल्टेज की मैं बात करूं वी एल, इसके अक्रॉस की मैं बात करूं तो वी ओ सी। ओके, यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आई होगा। ओके, अब देखो कि यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो कि वी ऑफ आर इक्वल्स टू आई आर। ओके, और वी ऑफ एल इक्वल्स टू आई ओमेगा ऑफ एल, मतलब आई ओमेगा ऑफ एल, जे था ना, ओमेगा एल आई ओमेगा एल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। और वी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, आई अपॉन ओमेगा ऑफ सी जे, मतलब आई अपॉन ओमेगा ऑफ सी एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री। ओके, अभी अभी आप लोगों को पता है जो मैंने बताया कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, अब तो आ गया ना, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल प्लस वी ऑफ सी का स्क्वायर, वी एल प्लस वी ऑफ सी का स्क्वायर। अब ये वी ऑफ सी क्या होगा, कैपेसिटर जो भी वोल्टेज होगा उसे आप यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी वहां पे पोलैरिटी होगी। अब देखो इसको कैसे डील करना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे, क्योंकि आप डायरेक्टली लिखोगे तो वी ऑफ सी यहाँ पे माइनस के अंदर वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस ही आपको वैल्यू पुट करना है। ओके, उसके बाद आप उसको सोल्व करना है। अब देखो कि आपके पास है फेजर डायग्राम। ओके, उधर बना देता हूं, चलो फेजर डायग्राम, चलो इधर ही समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिर स्पेस कम पड़ेगा हमारे पास। अब देखो कि आपके पास फेजर डायग्राम बनाओगे तो आपके पास ये क्या हो गया, आई तो रेफरेंस हो गया। आई रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि आपके पास सीरीज सर्किट है। ओके, और सीरीज सर्किट है तो आप लोगों को पता चल गया कि आपके पास सीरीज सर्किट में ये तो होगा आपके पास VL। ओके, और ये होगा आपके पास, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहां पे तो मैग्नीट्यूड में सेम ही बता रहा हूं। ओके, V ऑफ C। ओके, दोनों साइड आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये देखो, ये हो गया VL, ये हो गया आपके पास VR, VC, और ये हो गया आपके पास V ऑफ R। इतना सभी लोगों को समझ में आया कि आपके पास देखो ये प्लस 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, अब देखो आपके पास इंडक्टर के लिए लेग कर रहा है। ओके, और आपके पास यहां पे देखो आपके पास जो करंट है वो लीड कर रहा है।
ओके मतलब लेगिंग, लीडिंग, यूनिटी सब कुछ दिख रहा है आपके पास। ओके मतलब ये केस 1, केस 2, केस 3 के अंदर आपका ये पार्ट आपका टूटने वाला है कि केस 1 के अंदर क्या होगा, केस 2 के अंदर क्या होने वाला, केस 3 के अंदर क्या होने वाला। कैसे? क्योंकि अब देखो यहां से भी देख लो, यहां पे VL तो प्लस 90 डिग्री और V ऑफ C माइनस 90 डिग्री। ओके अगर मैं केस 1 की बात करूं, सबसे पहले मैं केस 1 की बात करता हूं, ठीक है, केस 1, ठीक है। केस 1 में जब मैं बात करूंगा तो यहां पे देखो मैं क्या करता हूं कि जो VL है उसको ग्रेटर देन कर देता हूं V ऑफ C से। क्या कर देता हूं? VL को ग्रेटर देन कर देता हूं V ऑफ C से। तो आप बोलोगे कि आपके पास जो VL होगा वो ग्रेटर देन V ऑफ C। VL का वैल्यू क्या है आपके पास? ओमेगा L, और V ऑफ C का वैल्यू क्या है आपके पास? जो भी यहां पे 1 अपॉन ओमेगा ऑफ C। ओके मतलब आप बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि x ऑफ L ग्रेटर देन x ऑफ C। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। जिसको आप ग्रेटर देन कर रहे हो ना, 2 बार बोलूंगा, जिसको आप ग्रेटर देन कर रहे हो ना उसकी ओर दूसरा फेज शिफ्ट हो जाता है। एक बार फिर बोलूंगा, जिसको आप ग्रेटर देन कर रहे हो उसकी ओर आपका जो फेजर है शिफ्ट हो जाता है। कैसे? आपके पास फेजर डायग्राम ये है, अभी हमने सारा फेजर डायग्राम बनाया। अब देखो कि आपके पास यहां पे तो रिफरेंस तो I है, रिफरेंस तो आपके पास I है, और यहां पे आपके पास V ऑफ R है। ओके अब देखो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो फेजर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। किधर हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। जिसको आप ग्रेटर देन मानते हो ना उसकी ओर आपका फेजर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? अब VL आपके पास ग्रेटर देन है और VC आपका लेस देन है, तो ये किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन में मैं बात करूं, फर्स्ट कंडीशन में मैं बात करूं कि आपके पास फेजर ये था, ओके, VC, इसका मैग्नीट्यूड कम बताया मैंने, ओके ध्यान देखना, VC। ओके अब क्या कर रहा है कि आपके पास VL ग्रेटर देन VC है। ओके उस कंडीशन में डाउनवर्ड वाला आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आप लिख सकते हो यहां पे आपके पास VL माइनस V ऑफ C। ओके VL माइनस मतलब VL और ये V ऑफ C। ओके रिजल्टेंट आपका डाउन ही होगा ना, क्योंकि अगर VL तो आपके पास ज्यादा था तो अगर दोनों से माइनस करोगे तो आपका रिजल्टेंट यहां पे कहीं पे भी आ सकता है ना, जितना भी वहां पे डाटा होगा। ओके अब देखो कि आपके पास जो रिजल्टेंट होगा ये आपके पास रिजल्टेंट होगा। ओके मतलब ये आपके पास रिजल्टेंट होगा। समझ में आया सभी लोगों को? ये आपके पास रिजल्टेंट होगा। अब देखो यहां पे आप वोल्टेज निकालने जाओगे तो आप वोल्टेज का वैल्यू निकाल दोगे ना, कितना आ जाएगा आपके पास? रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस V ऑफ C का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? ये एंगल क्या था आपके पास? फाई। ये एंगल आपके पास फाई था, तो आपको पता चल गया जिधर आपका शिफ्ट हुआ है ना, देखो शिफ्टिंग किधर हुआ? ऊपर हुआ। शिफ्टिंग हुआ तो यहां पे जो पावर फैक्टर मिलेगा वो लेगिंग मिलेगा या लीडिंग मिलेगा? आप बोलोगे कि इधर शिफ्ट हुआ, तो यहां से देखोगे तो आपके पास करंट लेग कर रहा है वोल्टेज से, मतलब इस कंडीशन पे आपके पास जो पावर फैक्टर मिलेगा वो लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ओके तो अगर मैं बात करूं cos ऑफ फाई की, पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos ऑफ फाई, मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पे जो पावर फैक्टर होगा कितना हो जाएगा आपके पास? VR अपॉन V। ओके VR अपॉन V ये पावर फैक्टर हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास? लेगिंग। ओके लेगिंग पावर फैक्टर। ओके ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया लेगिंग पावर फैक्टर होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं कि tan ऑफ फाई कितना होगा, इंपेडेंस एंगल कितना होगा? tan ऑफ फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? VL माइनस V ऑफ C। ओके VL माइनस V ऑफ C डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? VR। ये क्या है आपके पास? इंपेडेंस एंगल, क्योंकि इंपेडेंस एंगल हो गया आपके पास, यही क्या हो जाएगा आपके पास? एडमिटेंस एंगल। ओके अब देखो आपके पास VL माइनस V ऑफ C अपॉन V ऑफ R, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan ऑफ फाई इक्वल्स टू x ऑफ L माइनस x ऑफ C डिवाइडेड बाई R, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो आपको यहां पे क्या चीज याद रखना है कि यहां पे एक तो आपके पास फेजर कैसा बनेगा,
फेजर कैसा बनेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड आपके पास इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो पावर फैक्टर आएगा वो कैसा आएगा, लैगिंग आएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना इनमें ये पॉइंट। ओके, और ये आपके पास ये रिजल्टेंट आप ऐसे निकाल दोगे। ओके, केस 1 की बात कर ली। अगर मैं केस 2 की बात करूं, तो केस 2 क्या बनता है, आप बोलोगे कि सर आपने यहां पे VL ग्रेटर देन V ऑफ C किया है, तो आप अब ऐसा करो VC ग्रेटर देन ऑफ V ऑफ L करो, कोई दिक्कत नहीं। हम VC को अगर इसको ग्रेटर देन करोगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया तो करंट आपका लीड करेगा, और करंट आपका लीड करेगा तो मतलब वहां पे आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा, कंडीशंस आपकी ऐसी होगी। ओके, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो अगर मैं कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ पावर फैक्टर आपका चेंज हो जाएगा। ओके, फेजर आपका चेंज हो जाएगा। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केस 2 की मैं बात करूं, ठीक है, अब देखो कि यहां पे हम बात करते हैं केस ऑफ 2 की। ठीक है, केस 2 क्या बनेगा आपके पास, आप बोलोगे कि VC ग्रेटर देन V ऑफ L, मतलब आपका जो फेजर है, कंडीशन आपकी यही है। ओके, आपका फेजर है वो चेंज हो चुका है, मतलब आपके पास ये ग्रेटर देन है, इससे तो आपका फेजर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपने रेफरेंस ले लिया I। ओके, यहां पे VR होगा, और आपके पास जो यहां पे पहले यहां था ना कहीं पे, ओके, यहां पे आपके पास VL था और यहां पे आपके पास VC था। तो अगर रिजल्टेंट आप लिखोगे ये VC था। ओके, अगर रिजल्टेंट आप लिखोगे तो मतलब यहां पे ही समथिंग होगा ना, कमी तो होगा ना, तो यहां पे लिखोगे आप VC माइनस VL। ओके, अगर यहां पे रिजल्टेंट की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा कि नहीं होगा। ओके, अब देखो कि आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास वोल्टेज। अब इस वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। ये जो पावर फैक्टर है ये क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर। अब यहां पे पावर फैक्टर निकाल दो, जैसे पहले निकाला था आपने, cos ऑफ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR अपॉन V, तो लीडिंग पावर फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके, लीडिंग पावर फैक्टर, फेजर आपको समझ में आ गया होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, और अगर यहां पे रिजल्टेंट वोल्टेज की मैं बात करूं तो रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ऑफ R का स्क्वायर, ट्राइंगल रूल, VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर, VL का स्क्वायर। ट्राइंगल रूल तो समझ में आता है ना यार, VR का इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस V ऑफ C का स्क्वायर इक्वल्स टू V। ओके, अब देखो यहां पे tan ऑफ फाई कैसे हो जाएगा आपके पास, सेम जैसा पहले किया था। ओके, tan ऑफ फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, VC माइनस V ऑफ L, VC माइनस V ऑफ L डिवाइडेड बाई VR, मतलब आप बोल दोगे कि आपके पास x ऑफ C माइनस x ऑफ L डिवाइडेड बाई R। ओके, ये हो गया आपके पास tan ऑफ फाई। ओके, क्या होता है, इंपेडेंस एंगल होता है, एडमिटेंस एंगल होता है, और यहां पे जो पावर फैक्टर आएगा वो लीडिंग आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो पावर फैक्टर आएगा लीडिंग आएगा, दिख भी रहा है आपको, फेजर भी आपने बना दिया है। ओके, केस 2 आपको समझ में आ गया। अगर मैं केस 3 की, यहां पे केस 3 क्या बन सकता है, केस 3 ये बन सकता है कि अगर VL और VC आपके पास इक्वल है, उस कंडीशन में मतलब आप बोलोगे कि VC इक्वल्स टू V ऑफ L। अब ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो केस थर्ड, ओके, केस थर्ड में क्या कर दिया आपने, VL इक्वल्स टू V ऑफ C। ओके, मतलब x ऑफ L इक्वल्स टू x ऑफ C। जो आपके पास ये फेजर था, करंट आपके पास रेफरेंस था, दिस इज VR, दिस इज VL और दिस इज V ऑफ C। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम है तो आप क्या करोगे यहां पे, मतलब आपके पास ये, और अगर आप VL माइनस V ऑफ C करो या VC माइनस V ऑफ L करो, VC माइनस V ऑफ L करो, तो आपके पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, मतलब दोनों के दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनली जो आपका फेजर बचेगा
फाइनली जो आपका फेजर बचेगा, ये फेजर बचेगा I, और आपके पास ये VR, मतलब यही आपके पास V के इक्वल हो जाएगा। मतलब V इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, V ऑफ R। ओके, मतलब आपको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड आपके पास सेम है, बट ये अपोजिट फेज में है। VL और V ऑफ C अपोजिट फेज में है, तो यहां पे ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसी कंडीशन को आप बोलते हो रेजोनेंस कंडीशन। इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन। केस थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फेजर आपके पास ये बना है, तो यहां पे पावर फैक्टर क्या हो गया सर, यहां पे तो एंगल वोल्टेज एंड करंट के बीच में सर 0 डिग्री है, तो यहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। बिल्कुल सही है ना। ओके, तो आप लिख सकते हो कि पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos ऑफ फाई एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो आप बोलोगे यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब एट रेजोनेंस कंडीशन पे जो पावर फैक्टर आता है वो क्या आता है, यूनिटी पावर फैक्टर आता है। मतलब यहां पे आपको पता चल गया, यहां पे पता चल गया इन सर्किट वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटर वोल्टेज मैग्नीट्यूड, इंडक्टर voltage magnitude and in opposite phase दोनों opposite phase में। ओके, that is called as resonance condition। तो इसे आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस कंडीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोनेंस कंडीशन। समझ में आ गया आपको। अब देखो रिजल्टेंट आपके पास V इक्वल टू VR आ गया, मतलब समझ जाओ ना यार, आप रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे थे, सॉरी रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिख रहे थे आप, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस V ऑफ C का स्क्वायर, ऐसे ही कर रहे थे ना। दोनों ही जब आपके पास इक्वल हो गए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या हो गया, V ऑफ R। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे पास सीरीज की। अब ऐसे ही बात करने वाले हैं हम पैरेलल सर्किट की। ओके, तो देखो पैरेलल सर्किट की अगर मैं बात करता हूं तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो देखो हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट की। ओके, पैरेलल सर्किट, पैरेलल RLC सर्किट। ओके, ये आप पैरेलल RLC सर्किट की जब बात करोगे तो देखो आपके पास ये तो बना दिया आपने सर्किट डायग्राम, दिस इज I, this is R, this is L, this is C. Okay, this is I, this is IR, this is IR, this is I of L, this is I of C, this is I. Okay, अब देखो अभी सारी कंडीशंस तो बता ही चुका हूं मैं। ओके, डायरेक्टली फेजर से बात करते हैं। ओके, फेजर से आप बात करोगे तो फेजर इसका ड्रॉ करोगे, ये तो नेटवर्क आपका नेटवर्क इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, ये फेजर बनाओगे तो यहाँ पे आपने वोल्टेज क्या माना था, रेफरेंस माना था। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या था, IR था। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या था, IL था, और यहाँ पे आपके पास क्या था, I ऑफ C था। ओके, अब देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपके पास आया था समथिंग यही आया था ना आपके पास, I इक्वल टू IR स्क्वायर
प्लस आई एल प्लस आई ऑफ सी का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। ओके, ये आपके पास कंडीशन था। यहां पे केस 1, केस 2, केस 3 की बात करते हैं। देखो अगर मैं केस 1 की बात करूं, देखो केस 1 की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपके पास केस 1 क्या बनता है, केस 1। ओके, केस 1 में आप बताओगे, केस 1 में मैं बात करता हूं कि आपके पास सबसे पहले आई सी ग्रेटर देन आई ऑफ एल, आई सी ग्रेटर देन आई ऑफ एल। ओके, अगर आई सी आपका ग्रेटर देन है आई ऑफ एल से, तो उस कंडीशन पे क्या बोलोगे कि आपके पास जो ग्रेटर देन है उसकी ओर कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, जो आपके पास लेस देन है, ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड। ओके, तो यहां पे जो आपके पास रेफरेंस, सबसे पहले ये रेफरेंस बना दिया आपने, यहां पे आपके पास आई आर था। ओके, यहां पे आपके पास क्या था, आई सी था, और यहां पे आपके पास क्या था, आई एल था। अब देखो कि आपने किधर शिफ्ट किया है, जो ग्रेटर देन होता है ना उसकी ओर हम शिफ्ट करते हैं। अब देखो ग्रेटर देन कौन सा था, आपके पास आई सी था, तो आपके पास ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज आई सी माइनस आई ऑफ एल, आई ऑफ एल। ओके, अब देखो ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो यहां पे जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ये होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो कम हो जाएगा ना, जब आप माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड कम हो गया। ओके, अब देखो कि आपके पास ये 5 हो गया। अब इस 5 के लिए आप यहां पे पावर फैक्टर निकालने जाओगे। ओके, सबसे पहले ये बताओ, पावर फैक्टर निकालने से पहले आपके पास जो पावर फैक्टर आएगा वो लैगिंग आएगा, लीडिंग आएगा, फेजर देख के बताओ। तो आप बोलोगे कि सर दिस इज रिजल्टेंट करंट, दिस इज रिजल्टेंट करंट। तो आप बोलोगे कि यहां पे वोल्टेज आपके पास यहां पे है, आई यहां पे है, तो आई वोल्टेज से लीड कर रहा है 5 एंगल पे। तो आपको पता चल गया कि जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, cos ऑफ 5। मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पास आई आर बाई आई, पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग आएगा, क्योंकि जो ग्रेटर देन होता है उसकी ओर ही आपका पावर फैक्टर आता है। समझ में आया? इतना सभी लोगों को समझ में आया, cos ऑफ 5 इक्वल्स टू आई आर बाई आई। ये सारी कंडीशन सभी लोगों को समझ में आया। अगर मैं रिजल्टेंट करंट निकालना चाहूं, देखो बार बार 10/5 भी आप वैसे ही निकालना है, इंपेडेंस एंगल और एडमिटेंस एंगल, वही आपको क्या करना है। अगर आप वो एडमिटेंस एंगल आप निकालने जाओगे ट्राइंगल से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आई सी माइनस आई ऑफ एल डिवाइडेड बाई आई ऑफ आर। ओके, यही होगा ना, आई सी माइनस आई ऑफ एल डिवाइड बाई आई ऑफ आर। तो ये बार बार लिखने की नीड नहीं है, बस जो लिखने की नीड है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास, रिजल्टेंट करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई ऑफ एल का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड लीडिंग पावर फैक्टर। समझ में आया सभी लोगों को? अगर आईसी ग्रेटर देन हुआ तो आपके पास इस तरीके से आपको रिजल्टेंट करंट आपका निकलेगा। ओके, सेकंड कंडीशन देखो, ये कंडीशन दोनों इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा लिखने की नहीं है। जो कंडीशन बता रहा हूं बार बार, 10/5 निकालो, ये निकालो, सब कुछ तो मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ भी पूछे आपसे, यहां पे जो पूछा जाता है वो फेजर देखा जाता है और पावर फैक्टर पूछा जाता है और रिजल्टेंट पूछा जाता है। ओके, तो इसके अगर आपको फेजर समझ में आए तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहां पे केस 2 की मैं बात करूं, देखो अब केस 2 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे केस 2, तो यहां पे आप लिखोगे केस 2 ओके। केस 2 में आप जब लिखोगे तो आप बोलोगे कि सर यहां पे मैं करना चाहता हूं आई एल ग्रेटर देन आई ऑफ सी, आई एल ग्रेटर देन आई ऑफ सी। कोई दिक्कत नहीं सर, आप इसको मतलब आई एल आपके पास ग्रेटर देन होगा आई ऑफ सी से, तो आप बोल सकते हो कि ये इधर शिफ्ट नहीं होगा, अब किधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड। किधर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, डाउनवर्ड। मतलब यहां पे आपके पास आई एल माइनस आई ऑफ सी। ओके, और आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा। ओके, अब देखो दिस इज
आई, वोल्टेज एंड करंट, करंट लेग कर रहा है वोल्टेज से, तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, लेगिंग पावर फैक्टर। तो आप लिख सकते हो कि पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos ऑफ फाई, और कितना हो जाएगा आपके पास, आई आर डिवाइड बाई आई, मतलब लेगिंग पावर फैक्टर। ओके, ये हो गया आपके पास, ये पावर फैक्टर आपने बता दिया। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास, आई आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आई एल मैग्नीट्यूड माइनस आई सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, ये हो गया केस 2 आपका कंप्लीट। बस इतनी सी कंडीशन से आपको याद रखना है कि पावर फैक्टर क्या आएगा, फेजर कैसा बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास केस 3 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब केस 3 की बात करते हैं हम। केस 3 देखिए, केस 3 में हम बात करेंगे यहां पे, देखो यहां पे केस 3 में जो बात होगी वो होगी आई एल इक्वल्स टू आई ऑफ सी। अब देखो फेजर आपके पास वोल्टेज डिफरेंस, दिस इज आई आर, दिस इज आई सी, दिस इज आई एल। ओके, तो आपको पता है कि जब आई एल इक्वल्स टू आई ऑफ सी हो गया, दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये तो आपके पास अपोजिट फेज में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास जो फाइनल फेजर बनेगा वो ऐसा ही तो बनेगा ना, जो फाइनल फेजर बनेगा V, और यहाँ पे आपके पास आई आर। ओके, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर। अब देखो यहाँ पे क्या आपको यूनिटी पावर फैक्टर नहीं दिख रहा, यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, यूनिटी पावर फैक्टर, तो यहां पे आपके पास जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। अब ये कंडीशन कौन सी है, आप बोलोगे सर दिस इज अ रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। ओके, ये कंडीशन आपको पता चल गई, रेजोनेंस कंडीशन। और देखो यहां पे जो रिजल्टेंट हो गया आपके पास आई इक्वल्स टू आई आर हो गया। ओके, जो पावर फैक्टर आपसे पूछेगा वो आई, आपका जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो यहां पे आपको पता चल गया ना कि इन रेजोनेंस कंडीशन, लिख लो यहां पे, इन दिस सर्किट, इन दिस सर्किट magnitude of current, magnitude of inductor current, inductor and capacitor current, capacitor current equal and in opposite phase, opposite फेज। ओके, इसे ही आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस कंडीशन। इसे ही आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस कंडीशन। ओके, तो ये आपका एसी सर्किट का जो मेन पार्ट था फेजर का वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब यहां पे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेंगे, नेक्स्ट सेशन जो होगा वहां पे हम इसके क्वेश्चंस डील करेंगे। और उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे रेजोनेंस सर्किट के बारे में। ओके, जो कि रेजोनेंस मैंने बता दिया है। ओके, अब रेजोनेंस सर्किट में बात करेंगे, क्वालिटी फैक्टर की बात होगी, वहाँ पे बैंडविड्थ की बात होगी। अब वहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद रखना है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब फेजर को आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स आप अच्छे बना लेना, तो आपका अगर फेजर अच्छा है तो रेजोनेंस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम रेजोनेंस की बात करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। बस इसको आपको बार बार रिकॉल करना है। आपका एसी सर्किट अगले सेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिएंट, डीसी ट्रांजिएंट में चले जाएंगे, तो उसके बाद मतलब लमसम आपका 80 to 85% आपका नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग? तो आप लोगों को पता है कि जो लास्ट वाला सेशन हमारा कंप्लीट हुआ वो फेजर के बारे में बात की मैंने, और एसी सर्किट जब स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि एसी सर्किट में फेजर का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट की बात करूं या ईएससी की बात करूं या इसरो की बात करूं या बार्क की बात करूं, तो आपका फेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके क्वेश्चन वो फेजर से ही पूछता है। ओके, और अगर फेजर से नहीं पूछा तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, रेजोनेंस से। तो एसी सर्किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो फेजर है और एक आपका रेजोनेंस सर्किट है।
ओके, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फेजर का लेक्चर मैं दे चुका हूं, जिन बच्चों ने वॉच नहीं किया है तो वो वॉच कर ले, प्रीवियस वीडियो है, तो उसके बाद ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आप बोलोगे कि सर हम टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करें, उससे क्या बेनिफिट होगा हमारे को, तो मैं बता देता हूं कि उससे आपको यह बेनिफिट होगा कि जितने भी क्वेश्चंस यहां पे लिए जाएंगे, जैसे कि मैराथन सेशन हो गया, लाइव मैराथन सेशंस हो गया, तो उसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। और हमारे को कुछ भी नोट्स देना होगा तो भी हम टेलीग्राम चैनल पे ही देंगे। और किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो भी हम टेलीग्राम चैनल पे ही देने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्वेश्चन डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपने फेजर का नॉलेज तो अच्छा हो गया है, फेजर आपने पढ़ लिया है, तो आप सबसे पहले खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, आप खुद ट्राई करो क्या इन क्वेश्चंस को मैं बना सकता हूं या नहीं बना सकता। उसके बाद आप कंटिन्यू वॉच करो, अगर आपसे नहीं बनता है, क्या गलती हो रही है, तो उसको कंटिन्यू आप बाद में वॉच कर सकते हो। देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द सर्किट अमीटर A2 रीड 12 एम्पियर, मतलब इस ब्रांच के अंदर जो करंट है वो कितना है, 12 एम्पियर, मतलब ये रीड कितने को कर रहा है, 12 एम्पियर को। तो यहां पे लिख दो आप 12 एम्पियर। ओके, और इसके बाद बोल रहा है एंड A3 रीड 9 एम्पियर, जो A3 है मतलब इस ब्रांच के अंदर कितना है आपके पास 9 एम्पियर। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो करंट है ये IL करंट है। ओके, IL करंट है, और ये आपके पास IR करंट है, बोल सकता हूं। अब वो पूछ रहा है कि A1 विल रीड, मतलब इस करंट का वैल्यू कितना होगा, इस करंट का वैल्यू कितना होगा। कहीं बच्चे यहां पे गलती क्या करेंगे वही मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपकी गलती क्या होगी। आप करोगे कि सर I इक्वल्स टू 12 एम्पियर, क्योंकि करंट इंटर की तो माइनस, और आउट गोइंग है, इस नोड पे आउट गोइंग है तो प्लस 12 एम्पियर प्लस 9 एम्पियर, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 21, यही करोगे। ओके, और आप 21 यहां पे आंसर लेके आ जाओगे, जो कि आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे ये आपके पास एसी सर्किट है, ये डीसी सर्किट नहीं है आपका। तो एसी सर्किट होता है तो उसका आंसर आपको फेजर से ही देना होता है। अब देखो कि अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करना चाहूं, यहां पे आर है और एल है, ओके, और रिजल्टेंट करंट आपके पास आई है, तो आरएल सर्किट का फेजर कैसा होगा, दोनों के दोनों आपके पास पैरेलल में है। तो आप लोगों को बताया था कल, जिन बच्चों ने फेजर नहीं देखा है तो सबसे पहले फेजर देख लो, डायरेक्टली मैं यहां पे फेजर डायग्राम बनाऊंगा। ओके, देखो आपको बोला था कि आपके पास अगर पैरेलल है तो आप वोल्टेज को क्या मान लेते हो, रेफरेंस। वोल्टेज क्या हो गया, रेफरेंस। ओके, अब पैरेलल में वोल्टेज को आपने रेफरेंस मान लिया, तो यहीं पे आपका IR करंट कहीं पे होगा। ओके, अब देखो आपके पास IR करंट ये हो गया। अब मैं बात करूं आपसे IL करंट की, तो IL करंट कहां पे होगा, आप बोलोगे कि सर जो IL करंट होगा वो यहां पे होगा, जो कल फेजर हमने बताया था। IL का वैल्यू कितना है आपके पास, देखो IL का वैल्यू कितना है आपके पास 9 एम्पियर, और IR का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि सर IR का वैल्यू है आपके पास 12 एम्पियर। ओके, अब देखो, अब रिजल्टेंट वोल्टेज आपको, रिजल्टेंट करंट आपको फाइंड आउट करना है, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट करंट हो गया। ओके, अब रिजल्टेंट आपके पास हो गया, ये एंगल क्या हो गया आपके पास 5 और ये 90 डिग्री। ओके, अब देखो, अब यहां से आपको पता है कि I इक्वल्स टू, ट्राइंगल रूल लगा दो, I इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड, आप बोल दोगे कि सर IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, कल बताया था मैंने ये चीज। ओके, अब देखो I का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, I का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, I का वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो आपके पास IR का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि सर 12 एम्पियर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे कि 144। ओके, प्लस IL आपके पास कितना है 9 एम्पियर। ओके, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ओके, ये आपके पास टोटल करंट हो गया, ये हो गया आपके पास टोटल करंट, आप बोलोगे कितना हुआ √5 2 एंड आपके पास 2, √225, मतलब आपके पास जो टोटल करंट होगा √225 होगा। ओके, √225 का मतलब क्या है आपके पास, आप बोलोगे कि 15 एम्पियर, 15 एम्पियर आपके पास करंट आ गया।
ओके, उसने जो पूछा था आपने निकाल दिया कि जो ये आई है इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 15 एंपियर। ओके, अगर वो आपसे पूछता कि यहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो लेगिंग होगा, लीडिंग होगा या यूनिटी होगा। अब देखो यार, मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडक्टर है और रजिस्टर है, तो जब भी इंडक्टर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड हो गया तो यहां पे ना तो यूनिटी होगा ना लीडिंग होगा, तो बचा कौन सा, लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, क्या होगा, लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, लिख सकते हो यहां पे जो पावर फैक्टर होगा cos ऑफ फाई, वो क्या होगा, लेगिंग। लेगिंग क्यों होगा, क्योंकि यहां पे देख सकते हो जो आपके पास रिजल्टेंट करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रही है, फाई एंगल पे लेग कर रही है, इसलिए जो पावर फैक्टर होगा वो लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, अब पावर फैक्टर का आप यहां पे वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो आपके पास cos ऑफ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 12 एंपियर। मतलब आप बोल सकते हो यहां पे, देखो आप बोल सकते हो यहां पे आई आर डिवाइडेड बाई आई, तो कितना हो गया आपके पास, आप बोलोगे कि 12 डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू कितना है, 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4। ओके, 4 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास पावर फैक्टर होगा जो कि 0.8 जो भी होगा। ओके, 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। जब भी एसी सर्किट हो तो आपका आंसर फेजर से ही होगा, आप डायरेक्टली यहां पे टोटल करंट इक्वल टू डायरेक्टली ए से नहीं कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग। ये गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं क्योंकि उनको फेजर का नॉलेज ही नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर जिन बच्चों को पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं बना था, अब बन गया, अब आपको फेजर से आपको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन को डील करना होता है। अब आप सेकंड वाला ट्राई करो। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं, तब तक आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद उसको कंटिन्यू वॉच करो। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोल रखा है उसने कि आपके पास यहां पे जो I का वैल्यू है और जो I1 का वैल्यू है वो है 5 एंपियर। ये भी मतलब आपके पास 5 एंपियर और ये भी आपके पास 5 एंपियर। ओके, यहां पे जो IC का वैल्यू है वो कितना है, 4 एंपियर। मतलब ये है आपके पास 4 एंपियर, मतलब IC मैग्नीट्यूड का वैल्यू आपके पास 4 एंपियर। ओके, अब यहां पे वो पूछ रहा है कि फाइंड IL एंड I ऑफ R। मतलब आपसे पूछ रहा है, एक तो ये IL, इसके अंदर जो करंट होगी वो IL होगी, और इसके अंदर जो करंट होगी वो IR होगी, और इसके अंदर जो करंट होगी वो I ऑफ C होगी। ओके, अब देखो आपसे IL का वैल्यू पूछा है, एक तो IL का वैल्यू पूछा है, एक आपसे IR का वैल्यू पूछा है। अब इसका फेजर बना लो। सबसे पहले क्या करोगे, इसका फेजर बना लो। आपके पास पैरेलल में RLC सर्किट है, और पैरेलल में अगर आपके पास RLC सर्किट होता है तो आपको पता है ये वोल्टेज तो हो गया रिफरेंस। ओके, क्योंकि वोल्टेज सेम है। ओके, अब देखो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, I ऑफ C। ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, I ऑफ L। ठीक है, आपने फेजर बना दिया है। अब देखो, सबसे पहले देखो आपके पास यहां पे I1 का वैल्यू गिवन है और IC का वैल्यू गिवन है, और बट आपके पास IR का वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, तो देखो कि अगर मैं IR और I ऑफ C की बात करूं तो यहां पे जो रिजल्टेंट करंट है इसका I1 है, क्योंकि इसके अंदर जो रिजल्टेंट करंट आ रहा है वो 5 एंपियर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट करंट आपके पास 5 एंपियर है। तो देखो फेजर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो आप लिखोगे कि सर ये तो हो गया हमारे पास I ऑफ R, इसका जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, इसका तो फाइंड आउट ही करना है हमारे को। ओके, और I ऑफ C है, उसका वैल्यू कितना है हमारे पास, आप बोलोगे कि सर 4 एंपियर। ओके, और जो इसका रिजल्टेंट करंट है वो ये है आपके पास, जो रिजल्टेंट करंट है वो कितना है, I1। ओके, ये हो गया आपके पास। ओके, एट एन एंगल ऑफ फाई जो भी होगा। ओके, ये आपके पास ट्राइंगल बन चुका है, ये आपके पास ट्राइंगल बन चुका है। अब देखो यहां से
अगर यहां से आपके पास रिजल्टेंट करंट गिवन है और IR यहां पे आपको फाइंड आउट करना है, 4 एम्पियर आपको गिवन है, तो क्या आप यहां से IR का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते मेरे भाई? तो देखो आपके पास I1 इक्वल्स टू रूट ऑफ IC स्क्वायर, ट्राइंगल रूल लगा रहे हो आप, फेजर में बता चुका हूं मैं, प्लस I ऑफ R स्क्वायर। ओके, I1 का वैल्यू कितना है? देखो I1 का वैल्यू है आपके पास 5 एम्पियर। ओके, और I ऑफ C का वैल्यू कितना है आपके पास? आप बोलोगे कि सर 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास? 16 प्लस I ऑफ R का तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, अब देखो बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे तो आपके पास हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 16 प्लस I ऑफ R का स्क्वायर। ओके, कितना आ गया आपके पास? 25 माइनस 16 इक्वल्स टू IR का स्क्वायर। ओके, कितना आ गया आपके पास? 9 इक्वल्स टू IR का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास IR कितना आ गया? प्लस माइनस 3। IR का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस 3। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम यहां पे वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, जब भी आपको ऐसा वैल्यू पूछे तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आप यहां पे, क्योंकि आपके पास क्या होगा? I ऑफ R इक्वल्स टू V मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R। ओके, अब देखो जो मैग्नीट्यूड आपने V लिया है, ये भी तो आपके पास मैग्नीट्यूड ही ले रखा था मैंने। ओके, जो मैग्नीट्यूड V है तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नॉट पॉसिबल। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो आप बोल सकते हो कि जो IR भी आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए जो आपके पास IR का वैल्यू होगा वो कितना होगा? ओनली 3 एम्पियर। समझ में आया? मतलब आपको पॉजिटिव ही लेना है। समझ में आया इतना? अब देखो आपको पता चल गया कि जो IR है इसका जो वैल्यू आया हमारे पास कितना आ गया? 3 एम्पियर। ओके, अब आपके पास IR का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये तो आपके पास आ चुका है 3 एम्पियर। अब आपको फाइंड आउट करना है IL का वैल्यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम IL का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, अब यहां से देखो IL आपके पास यहां है, इसका रिजल्टेंट 5 एम्पियर आपका यहां पे है, रिजल्टेंट आपका यहां पे है और IL आपके पास वहां पे है। तो आप बोल सकते हो कि IL आपके पास यहां पे, इसको मैं रफ कर दूं, इसको सबसे पहले रफ कर देता हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लो आप। ओके, अब देखो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। अब देखो यहां पे आपके पास I ऑफ L यहां पे है, I ऑफ R यहां पे है, ओके, I ऑफ C यहां पे। ओके, तो देखो कि आपके पास अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करना चाहूं तो, अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करना चाहूं तो आपको पता है कि जो IR है और जो I ऑफ L है इसका रिजल्टेंट क्या है आपके पास? I दिख रहा है ना यहां से? ओके, यहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? I ऑफ R, I ऑफ L, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास? 5 एम्पियर। अब बोलोगे सर C भी तो है, बिल्कुल सही है ना, लेकिन देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं? डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं। जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उधर अननोन वैल्यू है तो आप फेजर को उस साइड में शिफ्ट कर देते हो। ओके, अब देखो अगर यहां पे IL है तो अगर यहां पे मैं लिखना चाहूं, इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे तो आप बोलोगे कि सर I ऑफ L माइनस I ऑफ C। ओके, I ऑफ L माइनस I ऑफ C, इसका वैल्यू कितना है आपके पास? I ऑफ L माइनस 4। ओके, ये यहां पे डाउनवर्ड आपने शिफ्ट कर दिया। अब इसको जब डाउनवर्ड आपने शिफ्ट किया, आपके पास देखो ये तो हो गया I ऑफ L माइनस I ऑफ C, ये तो डाउनवर्ड आ चुका है। ओके, इसका रिजल्टेंट कहां पे है? इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही तो होगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां पे समथिंग कहीं पे होगा। ओके, अब देखो यहां पे I ऑफ R, यहां पे इसका वैल्यू आपको पता चल चुका है, कितना आया था? 3 एम्पियर। ओके, अब देखो ये हो गया आपके पास ट्राइंगल बन चुका है। अब ये ट्राइंगल बन चुका है, ये I ऑफ R है, ये I ऑफ L माइनस I ऑफ C है, ये आपके पास टोटल रिजल्टेंट इसका करंट है। ओके, अब ये आपके पास रिजल्टेंट करंट है, तो क्या आप इस रिजल्टेंट करंट का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते? ट्राइंगल रूल लगा दो ना, ये तो हो गया आपके पास ट्राइंगल बन गया ना, I ऑफ L माइनस I ऑफ C और ये बन गया आपके पास I ऑफ R। तो ये रिजल्टेंट, तो आप लिखोगे कि रिजल्टेंट करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? I ऑफ R का स्क्वायर
आई ऑफ आर का स्क्वायर प्लस आई ऑफ एल माइनस आई ऑफ सी, मतलब आई ऑफ एल माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो आई का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि सर आई का जो वैल्यू है 5 एम्पियर है। 5 इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस आई ऑफ एल का मैग्नीट्यूड माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो आपके पास ये कितना हो गया, आई आर का वैल्यू आपको पता है, आई आर का वैल्यू कितना था 3 का स्क्वायर कर देता मतलब 9। देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो 25 इक्वल्स टू 9 प्लस आई ऑफ एल माइनस 4 स्क्वायर। ओके, अब देखो कितना आ जाएगा आपके पास 16 इक्वल्स टू आई ऑफ एल मैग्नीट्यूड माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो इधर स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू आई ऑफ एल माइनस 4। ओके, अब देखो यहां पे भी आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, यहां पे भी आपको दो रिजल्ट मिलेंगे। कैसे, देखो क्या है मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां पे एक तो आई एल का वैल्यू होगा, आई एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक तो +4, ये +4 इधर है, इधर जाएगा तो प्लस, आपके पास ये प्लस माइनस 4 है ना, देखो ये प्लस माइनस 4 है, तो इधर जब जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, एक तो आएगा +4 के मतलब 8 एम्पियर, और एक जो आपके पास वैल्यू आएगा +4 इधर है और इधर -4 लिया और -4 और इधर +4, तो मतलब -4 + 4 इक्वल टू 0 एम्पियर। ओके, अब देखो यहां पे आपको कौन सा वैल्यू लेना है, सर 0 एम्पियर लेना है या 8 एम्पियर लेना है। ठीक है, अब देखो कि आपके पास जब आई ऑफ एल का वैल्यू आप निकालोगे तो V डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, X ऑफ एल। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास जो IL का वैल्यू होगा वो भी नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि यहां पे करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायरमेंट होता है। ओके, VL का कुछ तो वैल्यू होगा ना, वहां पे जो आपके पास VL है उसका कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा, तभी तो वहां पे वैल्यू आया हुआ करंट का। अगर वोल्टेज ही आपके पास 0 होता तो आपके पास करंट का वैल्यू कैसे आ जाता, क्योंकि जब करंट को फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायरमेंट है, तो अगर यहां पे 0 कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। ओके, तो करंट कैसे फ्लो करा दोगे आप, तो इसीलिए वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए IL नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपके पास 8 एम्पियर। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर आंसर। समझ में आया, देखो आपको एक एक कंसेप्ट आसानी से समझना है, 8 एम्पियर। ओके, तो आपको दोनों कंसेप्ट आपको फेजर से किए और आपको फेजर का अच्छा नॉलेज है तो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे डिटरमाइन एंगल बिटवीन VL एंड V ऑफ S, मतलब आपके पास ये RL सर्किट है आपके पास, यहां पे आपको एंगल किस किस के बीच में निकालना, VL और V ऑफ S के बीच में। ओके, अब देखो आप VL और VS के बीच में एंगल निकालने जाओगे तो क्या आप यहां पे डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो आप। देखो कैसे, VL है, ओके, आपके पास सीरीज में कनेक्शन है, तो आप बोल दोगे कि सर जो VL होगा, VL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे कि सर VL इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज इनटू J10। ओके, डिवाइडेड, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहा हूं मैं। ओके, वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, तो देखो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 17.32 प्लस J10। ओके, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर 17.32 आपने कभी ये देखा है 10√3, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। ओके, तो 10√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 17.32। समझ में आया ना, तो मतलब यहां पे जो 17.32 है इसका मतलब है 10√3। ओके, तो VL इक्वल्स टू J10 डिवाइडेड बाय 10√3 प्लस J10, ओके, इंटू V ऑफ S। अब देखो VL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, नीचे 10 कॉमन ले लो तो 10 से 10 कट हो जाएगा, तो J डिवाइडेड बाय √3 प्लस J। ओके, 10 कॉमन लिया तो नीचे से 10, ऊपर से 10 आपका कट हो चुका है। ओके, अब देखो यहां पर रियल पार्ट तो आपके पास 0 है ना,
रियल पार्ट तो 0 है, तो ऊपर वाले का अगर यहां पे क्या होगा v ऑफ s, अगर मैं ऊपर वाले के एंगल की मैं बात करूं, ओके, तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। ओके, इमेजिनरी बाय रियल पार्ट तो मतलब इन्फिनिटी मतलब 90 डिग्री, तो एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू v ऑफ l डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, j बाई रूट ऑफ 3 मतलब 1 बाई रूट ऑफ 3। 1 बाई रूट ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री निकाल सकते हो, tan इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 3 30 डिग्री, ओके, इनटू v ऑफ s। ओके, अब यहां पे लिखोगे vl, अब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, ओके, इनटू v ऑफ s, तो vl इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, v ऑफ s मतलब vl बाई v ऑफ s इक्वल्स टू एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब आप यहां पे बोल सकते हो कि vl और vs के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ओके, अगर vl और vs के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो अब देखो आप बोलोगे कि सर अगर हम फेजर से इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, चलो ठीक है फेजर से सोल्व कर लेते हैं। अब देखो फेजर से सोल्व करते हैं इसको, ये सीरीज है, ये vs है, ये आपके पास v ऑफ s, ओके, ये सॉरी ये आपके पास I करंट रिफरेंस होगा ना, क्योंकि सीरीज है तो करंट आपका रिफरेंस होगा, ओके, मतलब यहां पे करंट फ्लो हो रहा होगा I। अब देखो आपके पास VL और VR है, तो मतलब यहां पे कहीं पे आपके पास VR होगा, ओके, और देखो VL है तो VL आपके पास यहां पे कहीं पे होगा, यहां पे आपके पास VL होगा, ओके। अब देखो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा V ऑफ s, ये यहां पे होगा, ये एंगल ऑफ फाई, ओके। अब देखो यहां से जब आप यहां से निकालने जाओगे, यहां से अगर मैं tan इन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये थीटा, ओके, थीटा इक्वल tan इनवर्स, आप बोलोगे कि सर VL बाई V ऑफ R, ओके, VL अपॉन V ऑफ R। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो VL का वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे VR का वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ XL का वैल्यू गिवन है और आपके पास R का वैल्यू है। बिल्कुल ना यार, इसको लिख सकते हो ना, इक्वल्स टू tan इनवर्स XL अपॉन R, ओके, तो XL का वैल्यू कितना है आपके पास, आप बोलोगे कि सर tan इनवर्स J10 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू देखो 17.32 मतलब tan रूट ऑफ 3, ओके, तो नीचे क्या लिख दोगे, tan रूट ऑफ 3, इससे ये कट हो जाएगा, तो मतलब आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 3, ओके, ये जे को देखो डायरेक्टली लिख दिया ना, 10 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 3 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे इससे 30 डिग्री, ओके। अब आप बोलोगे कि सर फेजर से जब आप निकाल रहे हो तब 30 डिग्री आ रहा है, और जब आपने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया तब आपके 60 डिग्री आया, तो फिर आपका कंसेप्ट गलत है। नहीं, कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो कि यहां पे मैंने क्या निकाला है। देखो यहां पे जो ये एंगल है ये कितना आया आपके पास, आप बोलोगे कि सर 30 डिग्री। ये एंगल किस किस के बीच का एंगल है, VS और VR के बीच का, ओके, तो आपने बोला एंगल बिटवीन VS एंड VR कितना है, 30 डिग्री। लेकिन जो ये एंगल आपने निकाला है VL और VS के बीच का एंगल है, ध्यान से देखो VL और VS के बीच का एंगल है, तो मतलब VL आपके पास ये है, VS ये है, मतलब ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, ओके। तो यहां पे आपसे पूछा गया था डिटरमाइन द एंगल बिटवीन VL और VS, ओके, VL और VS के बीच का एंगल पूछा था, मतलब आपसे ये नहीं पूछा था, उसने आपसे ये पूछा था, ओके। अब डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे, आप देखो आपने जब इसके उसके बीच का डायरेक्टली आपने फाइंड आउट किया, अगर आपने डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं लगाया, ये लगाया आपने 30 डिग्री निकाला, तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है सर, 90 प्लस 30 तो ये फाई का वैल्यू कितना हो जाता है, 60 डिग्री। लेकिन ये जरूर देख लेना कि यहां पे जो आपसे पूछा था वो क्या पूछा था, किस किस के बीच का एंगल पूछा था, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा सिर्फ ये था, तो ये आपका आंसर है।
अगर आपसे पूछता कि VS और VR के बीच का एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे 30 डिग्री। अगर VL और VS के बीच का पूछा है तो आप बोलोगे कि 60 डिग्री। अब क्वेश्चन कैसे पूछा है और आप आंसर क्या देते हो, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम आंसर पता है क्या देने वाले, ये देने वाले वो फेजर बताएंगे, और फेजर में वो उस टाइम पे जल्दीबाजी में सब कुछ भूल जाते हैं कि यार यही पूछा है, डायरेक्टली क्लिक कर देंगे 30 डिग्री और आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, कैसे किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा क्या है। सबसे पहले देखो पूछा क्या है। आप बोलोगे कि सर आपसे जो पूछा है वो VC पूछा है, क्योंकि VC ही तो आपके पास अननोन है ना। ओके, VC आपके पास अननोन है, तो VC आपसे पूछा है। तो देखो आपके पास सीरीज RLC सर्किट है। ओके, सीरीज RLC सर्किट है, तो आप यहां पे क्या बनाओगे, सबसे पहले फेजर। ओके, सबसे पहले मेरे भाई आप बनाओगे फेजर। तो ये बना दिया आपने फेजर, ये तो मान लिया आपने करंट रेफरेंस क्योंकि सीरीज है। ओके, ये होगा आपके पास यहां पे VR, बिल्कुल सही। ओके, और देखो आपके पास VL कहां पे होता है सीरीज के अंदर, यहां पे आपके पास ये VL होगा। ओके, और आपके पास V ऑफ C कहां पे होगा, आप बोलोगे कि सर V ऑफ C यहां पे होगा और V ऑफ L आपका यहां पे होगा। ओके, अब देखो कि आपके पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। आप बोलोगे कि सर इसका वैल्यू गिवन है 80 वोल्टेज और इसका वैल्यू गिवन है आपके पास 40, ये सॉरी VL का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, VL का वैल्यू गिवन है आपके पास 40। ओके, और यहां पे देखो आपके पास VR का वैल्यू कितना गिवन है। आप बोलोगे कि सर जो VR का वैल्यू गिवन है वो कितना है आपके पास, आप बोलोगे सर 80 वोल्टेज। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको VC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब VC का जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो फेजर को किधर शिफ्ट करोगे, जिसका वैल्यू अननोन होता है उसकी ओर आप फेजर को शिफ्ट करते हो। ये चीज ध्यान में सुन लेना आप कि जिसका वैल्यू अननोन होता है उसकी ओर आप फेजर को शिफ्ट करते हो। ओके, अब देखो यहां पे अननोन क्या है। आप बोलोगे कि सर अननोन आपके पास ये है, ये तो अननोन है ना, तो ये अननोन है तो फेजर किधर शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड। मतलब ये VL कहां पे आ जाएगा, नीचे। अगर ये नीचे आ जाएगा तो आप बोलोगे कि सर जो यहां का वैल्यू होगा ना ये क्या होगा, VC माइनस VL मतलब 40। यहां पे समथिंग क्योंकि मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ना। अब देखो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिजल्टेंट क्या हो गया आपके पास, V ऑफ S। ओके, V ऑफ S का वैल्यू कितना है आपके पास, 100 वोल्टेज। ओके, ये हो गया आपके पास 5। ओके, ये एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, ये आपके पास यहां से यहां तक क्या है आपके पास, V ऑफ R। क्या अब आप VC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब देखो आप लिख सकते हो कि V ऑफ S रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल्स टू रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल्स टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस 40 का स्क्वायर। ओके, अब देखो VS का वैल्यू कितना है 100 इक्वल्स टू आपके पास VR का वैल्यू कितना है 80 वोल्टेज प्लस VC माइनस 40। VC का वैल्यू कितना है आपके पास, आप बोलोगे कि हमारे को ये तो सर अननोन है, इसका तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, ये 40 स्क्वायर। ओके, अब देखो आपके पास 100 रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस VC माइनस 40 स्क्वायर। ओके, अब देखो आप यहां पे बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो यहां पे हो जाएगा 10,000 इक्वल्स टू यहां पे कितना हो जाएगा 6400 प्लस VC माइनस 40 स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा 3600 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास VC माइनस 40 का स्क्वायर। अब देखो बोथ साइड में अगर ये स्क्वायर को हटाना है तो आप लिखोगे यहां पे प्लस माइनस 60 VC माइनस 40। ओके, अब देखो सॉरी स्क्वायर तो हटा दिया ना आपने। ओके, अब देखो यहां पे भी VC का आपके पास दो ये वैल्यू आएगा। एक तो आप क्या करो इसको प्लस मानोगे। ओके, VC को क्या करोगे, एक तो आप प्लस मानोगे VC, देखो एक तो आप ऐसे करोगे VC माइनस 40 इक्वल्स टू प्लस 60 और एक करोगे आप VC माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 60। ओके, यही करोगे आप। अब देखो यहां पे जो वैल्यू आएगा आप बोलोगे सर यहां पे आ जाएगा माइनस 40 उधर जाएगा तो मतलब 100 वोल्टेज। ओके, अब देखो VC माइनस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, उधर जाएगा तो मतलब
-20। ओके, अब देखो ना, ये जो वैल्यू है VC मैग्नीट्यूड है, ओके, मैग्नीट्यूड का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? आप लोग नहीं सर, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो वैल्यू कौन सा आएगा आपका? 100 वोल्टेज आपका आंसर होगा। ये चीजें ध्यान से सुनना है आपको। अगर वहां पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है। ओके, जब भी मैं बात करूंगा तो आपको नेगेटिव वैल्यू आपको कहीं पे भी नहीं लिखना। ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डील हो चुका है। अब जो बात करेंगे हम वो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि सबसे पहले आप क्या करो, उसको आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो ना वहां पे। अगर मैं बता रहा हूं उसके बाद आप सोल्व कर रहे हो तो बस आप सॉल्यूशन देख रहे हो, नया क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या था ये जरूर चीजें चेक करो। ओके, यही तो इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब देखो कि आपके पास, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, if a capacitor is having fundamental and third harmonic voltage of 1/3 of fundamental magnitude। ओके, मतलब आपके पास एक तो है फंडामेंटल वोल्टेज, एक है आपके पास थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज। ओके, थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज आपके पास गिवन है 1/3 ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज। ओके, फंडामेंटल वोल्टेज। अब देखो आपके पास, मान लो, देखो बच्चे क्या सोचेंगे यहाँ पे कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, नेटवर्क का क्वेश्चन है, सिंपल सा। कोई यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने मत बैठ जाना, अगर लगाने बैठ जाओगे तो पता नहीं आप क्या कर बैठोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एक है आपके पास थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ओके, ये तो होगी आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये होगी आपके पास थर्ड हार्मोनिक। ओके, अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो वोल्टेज है वो क्या है? V है। ओके, यहां पे जो वोल्टेज है वो V है। ओके, इस पे जब थर्ड हार्मोनिक पे मैं जाता हूं तो यहां पे मान लो, यहां पे बोला है ना इसने 1/3 ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, मतलब फंडामेंटल वोल्टेज आपके पास ये है, तो इस पे क्या हो जाएगा आपके पास? V/3। ओके, समझ में आया? फंडामेंटल वोल्टेज का आपने 1/3 कर दिया, तो ये थर्ड हार्मोनिक का आपने वोल्टेज निकाल दिया। ओके, पूछ क्या रहा है ये भी देखो, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड हार्मोनिक करंट विद फंडामेंटल करंट। ओके, अब देखो यहां पे जो फंडामेंटल करंट होगी वो I1 होगी। ओके, थर्ड हार्मोनिक पे जो फंडामेंटल करंट होगी वो I3 होगी। ओके, अब मैं यहां पर रेशियो किस किस का पूछा है? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट, मतलब आपसे पूछा है थर्ड हार्मोनिक करंट विद फंडामेंटल करंट, मतलब I1। ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो कि यहां पे जो आपके पास करंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा। सबसे पहले देखो कि यहां पे x ऑफ c क्या होता है? 1/j ओमेगा ऑफ c, बिल्कुल हो ना। और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? I3 इक्वल्स टू 1/3 हार्मोनिक पे बात कर रहा है, तो 1/j3 ओमेगा ऑफ c, सॉरी ये होगा x ऑफ c। ओके, अब देखो अगर मैं I1 की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर I1 इक्वल्स टू V/x ऑफ c इक्वल्स टू V/1/j ओमेगा ऑफ c, मतलब I1 का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? j ओमेगा CV होगा कि नहीं होगा? ओके, अब देखो अगर मैं यहां पे I3 की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर I3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V/3। ओके, V/3 और x ऑफ c, क्योंकि V/3 हो गया ना। x ऑफ c का वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो x ऑफ c का वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास V/3। ओके, अब 1 अपॉन है ना तो ऊपर चला जाएगा इंटू j3 ओमेगा c। ओके, 3 से 3 कट, मतलब I3 कितना हो जाएगा आपके पास? JV ओमेगा c। ओके, अब देखो आपसे रेशियो किस किस का पूछा? I3/I1, निकाल दो रेशियो, तो I3 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? JV ओमेगा c, JV ओमेगा c डिवाइडेड बाई J ओमेगा CV, JV ओमेगा c। ओके, अब देखो कोई चेंजेस आए, दोनों कट हो गया, तो I3/I1 इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखो ऑप्शन जरूर चेक करना है। ऑप्शन क्या पूछा है? 100%, 50%, 75%, 200%। कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब इसका जो रेशियो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कर दो ना इसको इंटू 100%, तो आपके पास 1 आया इंटू 100% इक्वल्स टू 100%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास? ए।
ओके समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको डील करना था। ओके कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने मत लग जाना, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो इसको मैं राइट कर देता हूं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। अब देखो सारे के सारे क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं एसी सर्किट के, इतने क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं ना जिससे आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब आपको आपका नॉलेज है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होगा। अब टेस्ट सीरीज होने वाला है, आप लोगों को पता है कि टेस्ट सीरीज भी हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, 7 होगा या 6 होगा, जो भी होगा लिख देता हूँ। ये आपके पास एसी वोल्टेज है 100 एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है, और ये आपके पास 5 ओम है और ये आपके पास सी है। ओके और ये प्लस माइनस वी एल है और ये प्लस माइनस वी आर है और ये प्लस माइनस बी सी है। ओके यहाँ पे बोल रखा है कि वी एल इक्वल्स टू 200, ओके एंड वी सी इक्वल्स टू आपके पास आई, वी सी इक्वल्स टू 200। तो फाइंड करंट, फाइंड करंट। अब करंट का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपके पास ये सर्किट गिवन है और VL और VC का वैल्यू आपके पास गिवन है 200 वोल्टेज एंड यहाँ पे 200 वोल्टेज। फेजर लगाने चले जाओ, फेजर में जाओगे आप तो देखो जब आप फेजर लगाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे होता है VL और यहाँ पे होता है आपके पास V ऑफ C और ये होता है आपके पास V ऑफ R। ओके अब देखो जब आपके पास दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये इधर तो आपके पास रेफरेंस करंट आई है ना, ओके आई रेफरेंस सीरीज है ना, ओके ये और ये तो आपका कट हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा, दोनों इक्वल है ना, ऊपर शिफ्ट करो या डाउनवर्ड शिफ्ट करो, दोनों के दोनों कट हो जाएंगे। मतलब आपके पास ओनली जो फाइनली जो फेजर डायग्राम बनेगा वो आपके पास वी आर ये आई रेफरेंस यही आपको बनेगा। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वोल्टेज एंड करंट के बीच में वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब वी आर इक्वल टू वी एस, यही होगा ना, रिजल्टेंट वोल्टेज भी यहीं पे हो जाएगा। तो मतलब ये देखो कि यहाँ पे जब cos ऑफ फाई निकालोगे पावर फैक्टर तो कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड आई तो कितना है 0 डिग्री, मतलब 1, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। लेकिन आपसे यूनिटी पावर फैक्टर थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि आपको आई का वैल्यू निकालना है। अब देखो अब आई का वैल्यू निकालोगे तो आपके पास वीएस इधर आ गया, तो कोई ऐसे नहीं बोल देना कि आई का वैल्यू 0 होगा। ओके आई का वैल्यू 0 नहीं होगा, आई का वैल्यू होगा आपके पास Vs डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब VR डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 एट एन एंगल ऑफ 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5, मतलब 20 एट एन एंगल ऑफ 0। ये आपके पास करंट का वैल्यू होगा। ओके अब यहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये मैक्सिमम करंट है या मिनिमम है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये हमेशा अगर इसको आरएमएस में ही तो मान के चलना है ना, जब कुछ नहीं गिवन तो वो आरएमएस करंट है। समझ में आया, ये करंट आरएमएस है, इसको आप मैक्सिमम में कन्वर्ट कर सकते हो। आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट ऑफ 2, तो आई एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इंटू रूट ऑफ 2। ओके इतना समझ में आया। तो जब तक वहां पे मेंशन नहीं है और पोलर में वैल्यू गिवन है तो वो आरएमएस वैल्यू ही आपको कंसीडर करना है। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब देखो ये कंडीशन कौन सी, ये तो मैंने फेजर से बता दिया मेरे भाई, ये तो मैंने फेजर से बता दिया। इसी को मैं रेजोनेंस भी तो आपका एक पार्ट है ना, रेजोनेंस भी तो एक पार्ट है। रेजोनेंस क्या बोलता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर। ओके मतलब VL इक्वल्स टू V ऑफ C, मतलब XL इक्वल्स टू X ऑफ C। याद आ रहा हो तो केस थर्ड में मैंने रेजोनेंस कंडीशन आपको बोला था। ओके जब ये कंडीशन होती है तो याद रखना VL इक्वल्स टू V ऑफ C, और आपके पास सीरीज रेजोनेंस कंडीशन है तो VL एंड V ऑफ C क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, VL एंड VC क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सीरीज LC सर्किट आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब सीरीज में कनेक्टेड हो, रेजोनेंस कंडीशन हो। अगर पैरेलल में हो तो LC क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ध्यान रखना पैरेलल में हो तो LC ओपन सर्किट हो जाता है, सीरीज में हो तो LC शॉर्ट सर्किट हो जाता है।
ओके तो अगर ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपके पास क्या बनेगा फिगर, आप बोलोगे ये रेजोनेंस कंडीशन है, अभी कम समझ में आएगा लेकिन मैं आपको अभी रेजोनेंस स्टार्ट होगा तो सब समझ में आ जाएगा। ओके जिसको नहीं समझ में आ रहा है रेजोनेंस से तो वेट करो, नेक्स्ट सेशन जो आएगा वो रेजोनेंस का आएगा, आपको उसके बाद इस क्वेश्चन को डील कर लेना, मैंने फेजर से भी बता दिया है। ओके रेजोनेंस से भी बता दो। ओके देखो VL और VC शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 5 ओम, ये 100 और ये आपके पास करंट, जो करंट होगा रजिस्टर में पूरा करंट फ्लो होगा तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 5 ओके एट एन एंगल ऑफ 0 मतलब 20 ओके एट एन एंगल ऑफ 0 ओके। अब ये RMS वैल्यू है मेरे भाई, RMS वैल्यू है, ध्यान रखना। अब IRMS को आपको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है तो IM बाई रूट ऑफ 2 ओके तो IM इक्वल टू IRMS इंटू रूट ऑफ 2, RMS कितना है 20 एट एन एंगल ऑफ 0 इंटू रूट ऑफ 2, जो भी होगा आपके पास 20 रूट ऑफ 2 एट एन एंगल ऑफ 0। ये क्या है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट। करंट समझ में आया? याद रखना रेजोनेंस में कुछ भी तो याद नहीं रखना यार, L और C को शॉर्ट सर्किट कर देते हो सीरीज के अंदर और पैरेलल में हो तो L और C को ओपन सर्किट कर देते हो एट अ रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन कैसे देखना होता है, जब VL और VC का मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल हो या x ऑफ L x ऑफ C आपका इक्वल हो। तो इतने क्वेश्चंस आप सब लोगों को समझ में आ गए होंगे और मैं आप लोगों को अब बता देता हूं कि आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो रेजोनेंस का होगा, उसके बाद आपका पूरा ऐसी सर्किट कंप्लीट है, उसके बाद हम ट्रांजिएंट पे एंट्री करेंगे और ट्रांजिएंट वाला भी आप लोगों को पता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो डीसी ट्रांजिएंट में होती है, लेकिन हम उसको भी इजी तरीके से समझेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम उसको भी आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक फिर बोल देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नीचे से अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि क्रोम में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो आप टेलीग्राम में जाके पंकज शुक्ला है ना नाम सर्च कर लेना, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। ओके तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इसके बाद हम लाइव मैराथन सेशन लेके आ रहे हैं और उसको ज्वाइन कीजिए। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ओके थैंक यू एंड टेक केयर।